Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Naveed Iqbal and I am your lecturer in Himalaya College of Nursing Mardan. जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है, नोवेल कोरोना वायरस और कोविड-19 का अटैक हुआ है पूरे पाकिस्तान पे, जिसकी वजह से लॉकडाउन है और सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं। इसलिए हम ये ऑनलाइन वीडियो क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हिमालय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो अपने स्टूडेंट्स का बहुत केयर करते हैं और उनका टाइम वेस्ट ना हो, इसकी वजह से उन्होंने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं और मुझे इनकरेज किया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूँ आपके लिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट यूनिट है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के बारे में हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये अभी इस करिकुलम में सेकंड सेमेस्टर में ये एक अलग यूनिट है, तो हम डिटेल में नर्सिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टेमिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। नर्सिंग प्रोसेस डिफिनीशन से क्लियर है कि क्या है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें एक स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स वाइज वो चलता है। उसको ये क्या हो गया? सिस्टमेटिक हो गया। रेशनल मेथड ये है कि जो भी स्टेप हम फॉलो करते हैं हमें पता होता है कि इस स्टेप का फ़ायदा क्या होगा। किस लिए हम करते हैं नर्सिंग प्रोसेस? प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। हम प्लान करते हैं कि पेशेंट को कौन सी नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, वो प्लान करते हैं और फिर वही केयर हम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू वो प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हो गया? सिंपल डिफिनीशन है कि नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमिक प्रोसेस है, रेशनल मेथड। इसमें हमें पता चलता है कि जो काम हम कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या होगा, और इसमें हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। ये नर्सिंग प्रोसेस का सिंपल डिफिनीशन हो गया। पर्पस इसके क्या है? अभी नर्सिंग प्रोसेस के पर्पस क्या है? आप काइंडली सारे स्टूडेंट्स इस तरह कर ले, जब भी आप वीडियो स्टार्ट कर ले तो इससे पहले इस तरह कर ले कि अपने साथ एक पेन उठा ले और अब अपना रफ रजिस्टर जिसमें आप अपनी हैंड्स लिखते हैं वो उठा ले, क्योंकि बाज़ बातें ऐसी होती है जो लेक्चर में मैं यहाँ पर नोट ना हो और मैं डिस्कस कर लूँ, तो अपने साथ नोट किया करें इंपॉर्टेंट चीज़ें। पर्पस इज नर्सिंग प्रोसेस के क्या होंगे? नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ केयर स्टेटस। क्लाइंट की हेल्थ केयर स्टेटस का हमें पता चलता है कि करंट सिचुएशन क्लाइंट की क्या है, वो किस इलनेस के साथ आया है। इसके लिए हमें नर्सिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। ये हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हमें पता चलता है। आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है कि पेशेंट आया किस कंप्लेन के साथ है और इसके पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एक पेशेंट है, वो आया है किस चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल मेडिकल वार्ड में एक पेशेंट आ गया है और उसको फीवर है, तो ये इसका एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है फॉर नाउ, लेकिन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? हम अगर फर्दर डायग्नोज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सी फीवर है, टाइफाइड है, मलेरिया है, क्या है। तो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स या इसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस और हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको टेम्परेचर है, तो इसका टेम्परेचर जब रिलीव हो जाए तो इसको शिवरिंग भी हो सकती है। तो हमें ये पता चलता है इन चीज़ों से। एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम नर्सिंग प्रोसेस के ज़रिए हमें पता चलता है। एस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। हम प्लानिंग करते हैं किस चीज़ के लिए? कि जो गोल्स हमने बनाए हैं, जो चीज़ें हमने अचीव करनी है, जो नीड्स हमने अचीव करनी है, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम प्लान्स बनाते हैं। किस चीज़ में? नर्सिंग प्रोसेस में। डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस टू फुलफ़िल द रिक्वायर्ड नीड्स। और स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस, हर केयर के लिए अपने स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल भी देंगे। इसमें हम नर्सिंग केयर प्लान भी बनाएंगे नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि नर्सिंग इंटरवेंशंस बनाते हैं स्पेसिफिक, और गोल्स अचीव करने के लिए वो इंटरवेंशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा। पर्पस इसके आगे हम चलते हैं। फिर है नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स है? जैसा कि हमने
डिफिनीशन में डिस्कस किया कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है, सिस्टेमिक प्रोसेस है ना। तो सिस्टेमिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया क्या होगा, स्टेप्स होगा, एक सिस्टम होगा, तो हम उसी सिस्टम के ज़रिए हम सारा प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। नंबर 1 इज़ असेसमेंट, नंबर 2 इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस, नंबर 3 इज़ गोल्स, इसको हम प्लानिंग भी कहते हैं और एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी कहते हैं। नंबर 4 इज़ इंटरवेंशंस और इम्प्लीमेंटेशन, एंड नंबर 5 इज़ साइंटिफिक रेशनल, नंबर 6 इज़ एवोल्यूशन। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि हम वन बाय वन सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ असेसमेंट के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, तो हम इसको गो थ्रू नहीं कर सकते कि बस जल्दी जल्दी ख़त्म करके सारा काम ख़त्म, ये नहीं कर सकते हम। तो वन बाय वन हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम असेसमेंट के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे कि असेसमेंट किसे कहते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक डायग्रामेटिक बनाया है कि असेस, डायग्नोज, प्लान, इम्प्लीमेंट, एवॉल्वेट, ये अभी आपको समझ आ। अभी असेसमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इज़ यूज्ड इन ऑल स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। असेसमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि इन ऑल स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस यूज़ होता है। नर्सिंग डायग्नोज में भी यूज़ होता है, गोल्स और इंटरवेंशंस में भी यूज़ होता है, और इम्प्लीमेंटेशंस में भी यूज़ होता है, एवॉल्यूशन में भी यूज़ होता है। ये सारे स्टेप्स जो है, अगर हमने पेशेंट से डेटा कलेक्ट किया है, नर्सिंग डायग्नोज हमने बनाया है, तो उस डायग्नोज को हम असेस करेंगे कि ये डायग्नोज हमने ठीक बनाया है या गलत बनाए हैं। गोल्स जो हमने करने हैं, बनाए हैं, उसको हम देखेंगे कि हमने ये प्लान किया है कि हम ये करेंगे, तो उस प्लानिंग्स को हम देखेंगे कि ये प्लानिंग्स हमने सही किए, ये रिलेवेंट टू द डायग्नोज है या रिलेवेंट टू द डेटा है कि नहीं है। एवॉल्यूशन में फिर हमने जो एवॉल्यूशन बनाई है, जो इम्प्लीमेंटेशन हमने कर ली, फिर एवॉल्यूशन बना ली है, एवॉल्यूशन को हम देखेंगे कि उसको एवॉल्यूशन को असेस करेंगे कि हमने जो प्लानिंग्स बनाए थे, जो डायग्नोज बनाया था, जो डेटा कलेक्ट किया था, और हमारा जो मकसद था नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू, हमारा जो मकसद था, जो हमने एवॉल्यूशन बनाए हैं, क्या वो ठीक है कि नहीं है। तो ये सारे स्टेप्स हम असेस करते हैं। तो असेसमेंट क्या हो गया, असेसमेंट थ्रू आउट द प्रोसेस हम असेसमेंट यूज़ करते हैं। इन ऑल द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट यूज़ होता है। अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि which step is continuously used in the nursing process, तो आपका जवाब क्या होगा, assessment is a step which is used throughout the nursing process। ठीक है, अच्छा आगे जाते हैं। Data are obtained from a variety of sources and are the basics for actions and decisions taken। डेटा हम डिफरेंट सोर्सेज से, ये हम फर्दर फिर डिस्कस करेंगे। डेटा हम डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट करते हैं, और ये क्या होगा, बेसिक्स फॉर एक्शंस एंड डिसीजन टेकन। अगर हमारे पास डेटा ठीक है तो हमारे डिसीजंस, हमारे इम्प्लीमेंटेशंस, हमारा नर्सिंग केयर सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर हमने असेसमेंट में डेटा ही गलत कलेक्ट किया तो वी हैव नथिंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। फिर जो रेस्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस है उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। इसका मैं एक एग्जांपल दे दूँ। असेसमेंट में आप डेटा कलेक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो अगर एक पेशेंट आपके पास आया और आपने उस पेशेंट को अच्छी तरह असेस नहीं किया, और उसने जस्ट आपको बताया कि बस मुझे पेन हो रही है और मुझे किडनी पेन हो रही है, हालांकि उसको किडनी पेन नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है, उसको इस तरह परसीव हो रहा है कि वो किडनी पेन है, और आपने भी असेस नहीं किया और आपने उस पर नर्सिंग डायग्नोज बना लिया, तो आपका नर्सिंग डायग्नोज गलत होगा या सही होगा? स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, आपका नर्सिंग डायग्नोज एब्सोल्युटली गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपने तो असेस नहीं किया। पेशेंट तो गलत भी बोल सकता है। वैलिडेटिंग के बारे में तो हमने बात की थी, तो आपने वैलिडेट करना है, उसके बाद सही डेटा लेना है, और उसके बाद ही आपने नर्सिंग डायग्नोज, इम्प्लीमेंटेशंस, गोल्स एटसेट्रा वगैरह वगैरह सब कुछ आपने इसके थ्रू बनाने हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या हो गया? असेसमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर हमारा असेसमेंट ठीक होगा तो सारे स्टेप्स ठीक जाएंगे। अगर असेसमेंट गलत होगा तो एक भी स्टेप हमारा ठीक नहीं होगा नर्सिंग प्रोसेस में। पर्पस ऑफ असेसमेंट इन नर्सिंग प्रोसेस क्या है? अभी पर्पस क्या है असेसमेंट का पर्पस क्या है नर्सिंग प्रोसेस में? shows the current status of the patient,
ठीक है। करंट स्टेटस ऑफ द पेशेंट का हमें पता चलता है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इलनेस ऑफ पेशेंट और द पेशेंट इलनेस के बारे में हमें बताता है, हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस, और हमें ये हेल्प देता है कि अगर हमें असेसमेंट नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा डायग्नोस बनाएं, कौन सा नर्सिंग डायग्नोस हम बनाएं। तो हमें नर्सिंग डायग्नोस बनाने में हेल्प करता है। Continuously used in all phases of nursing process and let us know whether the nursing process is going correct or wrong। वही बात जो मैंने अभी कही, वही बात दोबारा आ गई कि हमें कंटिन्यूसली हम नर्सिंग प्रोसेस में इसको यूज करते हैं और हमें ये बताता है कि हमारे स्टेप्स सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ठीक है। डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। पेशेंट कि हेल्थ रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। और वो डेटा अगर आप हासिल करते हैं उसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई पेशेंट आपके पास आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, डेटा कलेक्ट करेंगे। कोई पेशेंट आ गया और वो उसने आपको कुछ कहा नहीं है, आप ट्रीटमेंट कर सकते हो उसको, आप उसकी केयर कर सकते हो, नहीं कर सकते। मेडिसिन दे सकते हो उसको, नहीं दे सकते। आप उसको उसकी काउंसलिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, प्रॉब्लम के बारे में जानना है, इलनेस के बारे में जानना है, नर्सिंग डायग्नोस के बारे में जानना है। तो ये आप कैसे जानेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी और अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रीटमेंट करेंगे या केयर देंगे या मेडिसिन देंगे, वट एवर दैट इज। क्लाइंट्स डेटा इंक्लूड्स पास्ट हिस्ट्री एज वेल एज करंट प्रॉब्लम। ये डेटा में क्या 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 होगा, पास्ट हिस्ट्री और एज वेल एज करंट प्रॉब्लम। पेशेंट आए हैं, किस प्रॉब्लम के साथ आए हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है, वो कह रहा है कि मुझे एब्डोमिनल पेन है, तो आप उससे ज़रूर पूछेंगे कि ये पेन फर्स्ट टाइम आप पे आया है या पहले भी ये पेन आ चुका है। तो ये क्या हुआ, पास्ट हिस्ट्री आपने इंक्लूड कर ली। तो पेशेंट की जितनी भी पास्ट हिस्ट्री है वो भी डेटा में इंक्लूडेड होगी और करंट प्रॉब्लम जो है वो भी डेटा में इंक्लूडेड होगा। फर्दर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, कि डेटा के टाइप्स को कौन कौन से हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, द सब्जेक्टिव डेटा एंड द ऑब्जेक्टिव डेटा, जो कि हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। पहले भी मैं इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा कि ये एक अलग चैप्टर है इस पे, नर्सिंग प्रोसेस पे, तो हमने इस मरतबा इसको डिटेल्ड स्टडी करना है। तो सब्जेक्टिव डेटा के बारे में हम बात करेंगे। Subjective data are apparent only to the person affected and can be described or verified only by that person। सिंपल सी बात है, जो डेटा पेशेंट या क्लाइंट आपको खुद दे, वो खुद डिस्क्राइब करे या वो आपको बताए, उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव डेटा कहेंगे। सब्जेक्टिव डेटा उसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो वो बताएगा पेशेंट आपको, वो सिर्फ वो फील कर सकता है, वो पेशेंट फील कर सकता है, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे सेंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, इचिंग हो गया, किसी को खारिश हो रही है, आपको पता चलता है कि उसको खारिश हो रही है जब तक कि वो खुद को कुझाए ना। इसके अलावा पेन, किसी की पेन का अंदाज़ा तो किसी को नहीं होता ना, वो बताएगा तो आपको पता चलेगा कि इसको पेन है, आप तो फील नहीं करते उसका पेन। फीलिंग ऑफ वरी, कोई वरीड है, आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि आप उसकी फेशियल एक्सप्रेशन ना देखो, जब तक कि वो आपको बताए ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव डेटा हो गया। वो डेटा जो आप खुद सेंस नहीं कर सकते, आप अपने सेंसेस के थ्रू वो सेंस नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव डेटा कहेंगे। इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय फैमिली मेजर्स सिग्निफिकेंट अदर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स आर कंसिडर्ड सब्जेक्टिव। अभी एक इंफॉर्मेशन है, एक अपने खुद जज करना है, उसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फैमिली मेजर्स, मतलब फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ कहेंगे पेशेंट के बारे में, तो वो क्या हो गया, वो भी सब्जेक्टिव डेटा में आता है। अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अगर पेशेंट के पास पेशेंट आपको प्रीवियस डॉक्टर के पास लेके जाए कि वो डॉक्टर आपको हिस्ट्री बताए, या कोई नर्स आपको हिस्ट्री बताए, या कोई पैरामेडिक आपको हिस्ट्री बताए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल वट एवर दैट इज़, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो और वो आपको कहे कि ये मेरा जानने वाला है और मेरी सारी हिस्ट्री इसको पता है, तो वो भी क्या होगा, वो भी सब्जेक्टिव डेटा है। क्योंकि जब तक आप खुद जज नहीं करते, खुद सेंस नहीं करते, उसको हम क्या कहेंगे, तब तक सब्जेक्टिव डेटा कहेंगे। तो ये सारे सब्जेक्टिव डेटा हो गए। क्लियर है सब्जेक्टिव डेटा। अभी ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सी है, दिस डेटा इज डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर
और कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। बहुत ही सिंपल सी बात है। ये क्या है? डिटेक्टेबल है। ऑब्जर्वर खुद देख सकता है, नर्स खुद देख सकता है, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर खुद देख सकता है, डॉक्टर खुद देख सकता है। क्या हो गया? जो डेटा आप खुद जज करते हो, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आ गया और उससे ब्लीड हो रही है, तो आपको डायरेक्टली पता चल गया कि इससे ब्लीड हो रही है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया। आपने थ्रू सेंस ऑफ साइट आपने टच किया कि ये एल बंदा आ रहा है। या ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा? एक पेशेंट है, इसके बारे में हम डिटेल से फिर बात करेंगे आगे। उसको आपने टच किया पेशेंट को, आपको पता चला कि उसका टेम्परेचर है। आपने सेंस यूज़ करके आपको पता चला, पेशेंट ने खुद परसीव नहीं किया, पेशेंट ने खुद आपको नहीं बताया और आपने खुद सेंस किया, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव डेटा कहेंगे। दे कैन बी सीन, हेयर्ड, फेल्ट और स्मेल्ड। क्या हो गया? ये सारे सेंसेस इसमें इन्वॉल्व है। सेंस ऑफ साइट इन्वॉल्व है, सेंस ऑफ हियरिंग इन्वॉल्व है, सेंस ऑफ स्मेल इन्वॉल्व है। ये सारे क्या कहेंगे? आप या देखेंगे या आप सुनेंगे या आप मतलब एज अ स्मेल आप उसको परसीव करेंगे, आप रिसीव करेंगे, सूंघेंगे आप। अच्छा, दे आर ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव डेटा की ऑब्जेक्टिव डेटा फाइंड आउट करने के लिए सब्जेक्टिव डेटा तो चलो सिंपल सी बात हो गई, पेशेंट आ गया और आपको खुद बताया, फैमिली मेम्बर्स आ गए आपको खुद बताया, सब्जेक्टिव डेटा आपको क्लियर हो गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव डेटा जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए आपने क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो गया, पेशेंट आ गया, साइनोस है, आपको पता चला कि ऑक्सीजन की कमी है, साइनोस है पेशेंट। ये क्या हो गया? आपने अपना सेंस यूज़ किया, आपने सेंस अपसाइट यूज़ करके आपको पता चला कि द पेशेंट कलर इज पेल। ब्लड प्रेशर रीडिंग और ऑब्जेक्टिव डेटा। ये स्टैंडर्ड की बात अगर हमने की है ना, कैन बी टेस्टेड, ये यहाँ पर देखिए, कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। तो ये क्या हो गया? टेम्परेचर है नॉर्मल, हमें पता है कि कितना टेम्परेचर नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर है, हमें पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है। रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, ये सब हमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, हमें पता है कि नॉर्मल कितना है। तो अगेंस्ट स्टैंडर्ड हम इसको चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया? अगेंस्ट स्टैंडर्ड चेक हो गया। ब्लड प्रेशर इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। टाइप्स ऑफ डेटा। अभी टाइप्स ऑफ डेटा ये देखिए, सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है कि सब्जेक्टिव डेटा है और ऑब्जेक्टिव डेटा है। ये सुसैन हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 39.3 एंड इज क्राइंग। ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया, क्योंकि नर्स खुद कह रहा है, सुसैन पेशेंट पीछे खड़ी है और ये उसके बारे में बता रहा है। सब्जेक्टिव डेटा क्या हो गया? आई हैव अ रियली सोर हेड, आई फील रियली टायर्ड। ये खुद कह रही है, पेशेंट खुद कह रही है कि मुझे सीवियर हेडेक है और मैं थकान महसूस कर रही होती। क्या हो गया? वो खुद बता रही है। तो क्या हो गया? सब्जेक्टिव डेटा हो गया। आई थिंक इट इज़ सो सिंपल। और मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो कोई भी ऐसा बंदा ना हो कि मुझे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस ना बताए। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। अभी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। ठीक है, या प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। तो क्लाइंट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, क्लाइंट से हम जो हिस्ट्री लेते हैं, जो हमें क्लाइंट बताता है या क्लाइंट को हम देखते हैं, उसको हम असेस करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहेंगे। वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव डेटा हो, लेकिन क्लाइंट से जो हम गेट कर ले, जो हम गेन कर ले, जो हम हासिल कर ले, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हम किसे कहेंगे? फैमिली मेम्बर्स, अदर सपोर्ट पर्सनस, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक एनालिसिस, रिलेवेंट लिटरेचर एंड सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सोर्सेज। ये सारी क्या हो गई? ये सिंपल सी बात है, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स, अदर सपोर्ट पर्सन, लेबोरेटरी टेस्ट, पेशेंट इन्वेस्टिगेशंस, पेशेंट प्रीवियस रिकॉर्ड्स वगैरह वगैरह, एवरीथिंग जो है वो क्या है? वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। ठीक है, अच्छा, ये सब तो हो गया। अभी हमें
असेसमेंट करनी है पेशेंट की, तो हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। मैंने आपको ये बताया कि असेसमेंट में आप क्या करते हैं कि पेशेंट की असेसमेंट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम आप कैसे असेस करते हैं, डेटा कलेक्शन से। तो डेटा कलेक्शन का मेथड क्या है, किस तरीके से आप पेशेंट का डेटा कलेक्ट करेंगे। तो देयर आर 3 मेजर मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। 3 मेजर मेथड्स हैं जो कि हैं ऑब्जर्विंग, इंटरव्यूइंग एंड एग्जामिनिंग। ये आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है, ऑब्जर्विंग, इंटरव्यूइंग एंड एग्जामिनिंग। ये 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जर्विंग के बाद हम करेंगे अभी। टू ऑब्जर्व इज टू गैदर डेटा बाय यूजिंग द 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन, हर उस अमल को हम कहेंगे कि आप अपने 5 सेंसेस यूज़ करते हैं या अपने 4 सेंसेस यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए, कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर ले या किसी पेशेंट को ऑब्जर्व कर ले। सिंपल सी बात है। ऑल्दो नर्सेज ऑब्जर्व मेनली थ्रू साइट, नर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा क्या, साइट, सेंस ऑफ साइट यूज़ करती है। रेस्ट ऑफ द सेंसेस आर एंगेज ड्यूरिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब डीप ऑब्जर्वेशन हमने करनी होती है तो फिर हम जो बाकी सेंसेस है वो भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ हेयरिंग भी यूज़ करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल भी यूज़ करते हैं, क्या, डीप ऑब्जर्वेशन के लिए। नर्सेज ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ऑर्गेनाइज सो दैट नथिंग सिग्निफिकेंट इज मिस्ड। ठीक है, नर्सेज जो भी मतलब ऑब्जर्वेशंस करती है वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड किस तरह होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आ गया है, एक पेशेंट को आपने देख लिया कि एक पेशेंट आ गया है या एक पेशेंट को आप असेस कर रही हो, तो सबसे पहले आप उसके क्या चेक करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे। फॉर एग्जांपल आप पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, आपने देख लिया कि वो पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में है, मतलब उसको एसओबी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस तरह तो नहीं करेंगे कि जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे होगा। आपने पेशेंट की कंडीशन किस तरह ऑब्जर्व करेंगे, प्रायोरिटीज बेस्ड आप ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। मोस्ट नर्सेज डेवलप एन इंडिविजुअल सीक्वेंस फॉर ऑब्जर्विंग इवेंट्स। ज़्यादा नर्सेज क्या करते हैं, एक सीक्वेंस बनाती है। किस चीज़ के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट है, उसको सबसे पहले अगर आपने पेशेंट को देखना है तो आपने क्या करेंगे, पहले उसके वाइटल्स चेक करेंगे कि वो वाइटल स्टेबल है कि नहीं है। उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट अपना डाइट ठीक ले रहा है कि नहीं ले रहा। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट अपना मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो ये सारी एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में आपने बनाई होगी, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कोई भी सिग्निफिकेंट चीज़, कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस ना हो। ठीक है, अभी ऑब्जर्वेशन हैज 2 एस्पेक्ट्स, दो हिस्से है ऑब्जर्वेशन के। क्या क्या हिस्से हैं, नोटिसिंग द स्टिमुलाई एंड सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। नोटिसिंग द स्टिमुलाई किसे कहते हैं, आपकी किसी जगह पे ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल आपकी ईएनटी वार्ड में ड्यूटी है, ईएनटी वार्ड में ड्यूटी है आपकी, आप नर्सिंग काउंटर पे बैठे हैं, एक साइड पे मेल वार्ड है, दूसरे साइड पे फीमेल वार्ड है, लेकिन आपकी ड्यूटी वो दोनों वार्ड्स पे है। ठीक है, एक पेशेंट आ गया तो आपने देख लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या ऑब्जर्व करना है, ये आपको जैसे ही पेशेंट को आपने देख लिया, आपको एक स्टिमुलस मिल गया कि एक पेशेंट आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट मेल है कि फीमेल है। अगर वो मेल है तो आप उसको कहेंगे कि मेल वार्ड में ये बेड खाली है, उस बेड पे लेट जाइए। या अगर फीमेल है तो आप उसको असेस करेंगे, उसको फीमेल वार्ड में लेके जाएंगे और उसको फीमेल बेड पे लेटाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्टिमुलस आपको मिल गया कि मेल पेशेंट आ गया है, तो आपने क्या किया, मेल पेशेंट आ गया, आपने सेलेक्ट किया कि द पेशेंट इज मेल। ऑब्जर्व आपने किया कि द पेशेंट इज मेल, ये क्या हो गया, सेलेक्टिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया, ऑर्गेनाइज आपने ये करना है कि इसको मेल साइड पे लेके जाना है क्योंकि मेल पेशेंट है, ये आपका क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग होगा। इंटरप्रेटिंग द डेटा, और इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट किसने किया, आपके खुद ने, आपकी ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि ये मेल पेशेंट है तो इसको मेल साइड पे लेके जाओ। तो क्या हो गया, एक स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस मिलेंगे, उस स्टिमुलस में से आपने एक स्टिमुलस सेलेक्ट करना है। बहुत सारे स्टिमुलस भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज बेस्ड, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है आपने वही स्टिमुलस लेना है। स्टिमुलस आपने ले लिया, सेलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया। स्टिमुलस के लिए आपने क्या करना है, इंटरप्रेट, ऑर्गेनाइज किया, इंटरप्रेट ब्रेन ने आपको बता दिया, ब्रेन ने आपको वो बता दिया कि ये इस स्टिमुलस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन आपने करनी है। ठीक है, अभी इंटरव्यूइंग, द सेकंड वन इज इंटरव्यू।
ये क्या, हम असेसमेंट स्किल्स के बारे में बात करते हैं, असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। असेसमेंट में फिर हम क्या, डेटा कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेटा कलेक्शन हम तीन तरीक़ों से करते हैं। मैंने बताया कि क्या है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूइंग है, और नंबर थर्ड इज़ एग्जामिनिंग द पेशेंट। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने बात कर ली। अभी इंटरव्यूइंग के बारे में हम बात करेंगे। इंटरव्यूइंग किसे कहते हैं, इज़ द प्लान्ड कम्युनिकेशन और ए कन्वर्सेशन विद अ पर्पस। किसी मकसद के लिए हम प्लान कम्युनिकेशन करते हैं। प्लान कम्युनिकेशन इसको इसलिए कहते हैं कि इंटरव्यूअर को भी पता होता है, पेशेंट को भी पता हुआ है, वो होता है कि वो आया है, आपसे बात करनी है उसने, और आप भी बैठे हो कि मैंने पेशेंट से बात करनी हुई, क्या हो गया, ये एक प्लान कम्युनिकेशन हो गया बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट। तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन इज द प्लान कम्युनिकेशन और कंजर्वेशन और कन्वर्सेशन विद अ पर्पस, किसी मकसद के लिए। उसको हम क्या कहेंगे, इंटरव्यूइंग कहेंगे। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज टू गैदर डेटा। प्राइमरी पर्पस क्या है, डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इंटरव्यूइंग में हम टू अप्रोचेज यूज करते हैं। नंबर वन इज डायरेक्टिव इंटरव्यू एंड द सेकंड इज इनडायरेक्टिव इंटरव्यू। डायरेक्टिव इंटरव्यू में हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसा कि येस और नो में पेशेंट जवाब दे सके। फॉर एग्जांपल, मैं एक पेशेंट से पूछूं कि आप सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं कि नहीं, वो कहेगा येस और नो में वो जवाब देगा। या मैं उसको कहूँ कि आपका ताल्लुक स्वास्थ्य से है और वो मुझे कहे कि येस और नो, तो ये क्या हो गया, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस किस तरह होंगे इनडायरेक्टिव इंटरव्यू में। ओपन एंडेड क्वेश्चंस इस तरह होंगे कि मैं किसी पेशेंट से पूछूं कि आपकी पिछली ज़िंदगी कैसी गुजरी, या मैं पूछूं कि आपकी सेहत कैसी रहती है, शाम के वक्त आप क्या खाते हो। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, इसमें वो येस और नो से आंसर नहीं दे सकता, तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्टिव इंटरव्यू हो गई। ठीक है, फिर द नेक्स्ट वन इज एग्जामिनिंग असेसमेंट में हम बात कर रहे हैं डाटा कलेक्शन की। पहले हमने बात की ऑब्जर्विंग की, फिर इंटरव्यूइंग की, और अभी हम बात करेंगे एग्जामिनिंग की। तो एग्जामिनिंग में हम क्या करते हैं, द एग्जामिनेशन इंक्लूड्स द असेसमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स एंड द टेकिंग ऑफ वाइटल साइंस, हाइट एंड वेट। क्या इसमें क्या है कि हम टोटल बॉडी, फुल जो बॉडी है, इसके लिए एक तरीका है, इसके हम एग्जामिनेशन करेंगे। इसके साथ साथ क्या करेंगे, वाइटल साइंस नोट करेंगे, और हाइट एंड वेट जो है ये सब कुछ हम नोट करेंगे। टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन द नर्स यूजेस टेक्निक्स ऑफ इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, पल्पेशन और परकशन। ये फिंगर टिप्स में आपने याद रखना है कि नर्सेज क्या यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, पल्पेशन और परकशन। नर्सेज ने भी नहीं बल्कि सारे मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स जो भी हों, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, ये मेथड यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। ये हम वन बाय वन इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, पल्पेशन और परकशन डिस्कस करेंगे। अभी इंस्पेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इंस्पेक्शन इज द विजुअल एग्जामिनेशन दैट इज असाइन्ड बाय यूजिंग द सेंस ऑफ साइट। जो भी आप देखते हो, देखने के जरिए आप जो एग्जामिनेशन करते हो, उसको हम क्या कहेंगे, इंस्पेक्शन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ पे एक स्कार आया है, तो ये क्या, ये आप देख के किसी पेशेंट के हाथ पे एक स्कार आया है, उसको आप देखोगे तो क्या हो गया, ये इंस्पेक्शन हो गया। बॉडी में स्वेलिंग हुई है, वो आप देखोगे तो ये क्या हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। द नर्स इंस्पेक्ट्स विद नेक्ड आई एज वेल एज यूजिंग लाइटेड इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्पेक्शन जो है ये नेक्ड आई से भी हो सकता है, और ये लाइटेड इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ऑटोस्कोप जो एयर एग्जामिनेशन के लिए यूज, इनर एयर एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है। इन इंस्पेक्शन इन एडिशन टू विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑल्फैक्टरी एंड ऑडिटरी क्यूज आर आल्सो नोटेड। ये तो वैसे ही मैंने ऐड किया है कि जब आप इंस्पेक्शन करते हैं तो आप इसके साथ साथ क्या करते हैं, ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी क्यूज जो है वो भी आप नोट करते हो। ऑब्जर्वेशन कैन बी कंबाइंड विद अदर असेसमेंट टेक्निक्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कैन बी कंबाइंड विद अदर असेसमेंट टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल ये जो है इंस्पेक्शन हो गया ना, इंस्पेक्शन आप कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंस्पेक्शन नहीं है एग्जामिनेशन में, फिजिकल एग्जामिनेशन में, इसमें इंस्पेक्शन है, अस्कल्टेशन है, परकशन है और पल्पेशन है। तो अगर आप इंस्पेक्शन के बजाय
कोई और एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हो, या परकशन कर रहे हो, या अस्कल्टेशन कर रहे हो, या पल्पेशन कर रहे हो, तो उस दौरान भी आपका सेंस ऑफ साइट तो काम कर रहा है ना, तो उस दौरान भी आप ये इंस्पेक्शन कर सकते हो। ठीक है। फिर हो गया अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। अस्कल्टेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग द साउंड्स प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। बॉडी में जितने भी साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? अस्कल्टेशन कहेंगे। अस्कल्टेशन किस चीज़ से होती है? स्टेथोस्कोप से होती है। लेकिन अस्कल्टेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके टाइप्स है। ये टाइप्स है अस्कल्टेशन में भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या हो गया? रिस्पायरेशन, वीजिस। वीजिस आप पेशेंट सांस इस तरह लेता है कि आपको वीजिस सुनाई देती है। जब सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन हो, वीजी चेस्ट हो, तो आपको वीजिस साउंड आप सुनते हैं विदाउट एनी स्टेथोस्कोप। ठीक है। बेर एयर से आप यही सुनते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम डायरेक्ट अस्कल्टेशन कहेंगे। इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन क्या हो गया? बाउल साउंड। ये हम डायरेक्ट नहीं सुन सकते, इसके लिए हमें कोई डिवाइस, कोई एड ज़रूर यूज़ करना होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? बाउल साउंड, जो कि हम बेर एयर से नहीं सुन सकते। असेसमेंट टेक्निक में फिर कंटिन्यू है परकशन। परकशन किसे कहते हैं? एज एन असेसमेंट मेथड in which the body surface is stuck to a elect sound that can be heard or vibration that can be felt। इससे बॉडी में ये अपने साउंड्स नहीं है या ये अपने वाइब्रेशंस नहीं है, लेकिन आपने बॉडी को इस तरह परकस करना है, इस तरह स्टक करना है। स्टक मीन्स मतलब जिस तरह आप हथौड़ा मारते हैं ना, उसी तरह मारना, उसको हम क्या कहेंगे? स्टक कहेंगे। तो बॉडी को आप इस तरह स्टक करते हो कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाए या कोई साउंड प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? परकशन कहेंगे। ठीक है। इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ये क्या हो गया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये है ना कि एक तो डायरेक्ट मेथड ये है कि किसी जगह को आपने डायरेक्टली परकस किया, डायरेक्टली आपने उसको स्टक किया और कोई साउंड प्रोड्यूस हो गया। इनडायरेक्ट ये हो गया कि आपने इस तरह हाथ रखकर, जैसा कि यहाँ पर हाथ रखा हुआ है, यहाँ पर हाथ रखा हो आप देख रहे हो, और मिडल फिंगर को ये दूसरे हाथ से स्टक कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट परकशन हो गया। ये परकशन हम इसलिए करते हैं कि साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट साउंड्स, जैसे कि टिम्पेनिक साउंड और डल साउंड, ये साउंड्स एट्सेट्रा ये प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्लूइड पिल ऑर्गन है तो हम क्या कहें? उससे क्या कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? उससे डल साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर एयर फिल्ड ऑर्गन है तो उससे क्या साउंड प्रोड्यूस होगी? उससे टिम्पेनिक साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। ब्लैडर अगर हमने चेक करना है, साइज ऑफ द, ठीक है, सही है। तो ये क्या हो गया? ये परकशन हो गया। फिर अभी क्या करेंगे? अब पल्पेशन के बारे में बात करेंगे। इज द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी यूजिंग द सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी के लिए। पल्पेशन इज यूज टू डिटरमाइन, किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं पल्पेशन? पल्पेट करते हैं, बॉडी को पल्पेट करते हैं। इसकी मतलब मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा फिर कि किस तरह हम पल्पेशन करते हैं। दोनों हाथों से, मींस डीप पल्पेशन भी होती है, लाइट पल्पेशन भी होती है। तो सेंस ऑफ टच यूज़ करके हम देखते हैं कि कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई मास तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, तो ये हम सेंस ऑफ टच से ये चेक करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? पल्पेशन कहेंगे। पल्पेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? पोजीशन ऑफ एंड साइज ऑफ ऑर्गन, हमें पता चलता है कि ये ऑर्गन कहाँ तक है और यहाँ पर ये ऑर्गन ख़त्म हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप टच करें तो आपको पता चलेगा कि ये रिब्स यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पर 12th रिब जो है यहाँ पर है, 12th पेयर ऑफ रिब जो है ये इधर पे है। ये आपको सब कुछ इससे पता चलेगा। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ पेन विद एक्सर्शन ऑफ प्रेशर, टेंडरनेस का मैंने आपको बताया कि आप किसी जगह पे ज़ोर से हाथ रखोगे, डीपली पल्पेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पल्पेशन है, तो मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ स्किन एरिया, अगर आपने टेम्परेचर चेक करना है तो फिर आपको पल्पेशन से पता चलता है। डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, आपको पता चलता है कि डिस्टेंडेड है कि नहीं है, मीन्स यूरिनरी रिटेंशन तो नहीं है। ठीक है। प्रेसेंस एंड रेट ऑफ पेरिफेरल पल्स, प्रेसेंस ऑफ पल्स भी हम इससे यूज़ करते चेक करते हैं
और पेरिफेरल पल्स भी इससे हम नोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पल्पेशन। यहाँ पर असेसमेंट ख़त्म होता है। लेक्चर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट आएंगे नर्सिंग डायग्नोस के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर टू बी कंटिन्यूड। ये लेक्चर मैं पार्ट्स में भेजूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा तो ये एक साथ पूरा लेक्चर नहीं आएगा, तो पार्ट्स में होगा। तो काइंडली आप इसके साथ आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। ठीक है, गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।